अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हमारे लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 3 दी एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू है। और आज जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कवर किया था, कंटिन्यू किया था, वो थी बोहर्स थ्योरी। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बोहर्स थ्योरी की मदद से बोहर्स रेडियस फाइंड किया था, यानी कि nth ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और आज जो हमारा मेन काम होने वाला है, जो आज हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी। अब क्या है ये डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी? देखो, हम एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं जिसके जरिए हमें हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी पता लग जाए। ठीक है ना? हम ये चाह रहे हैं कि हम अगर एनर्जी मालूम कर लें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ठीक है ना? अगर हाइड्रोजन के किसी ऑर्बिट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसकी एनर्जी कितनी है वो हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो वो जाहिर सी बात है, हर ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंट होती है। तो एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, उससे फिर फैक्टर्स भी आपको समझ में आ जाएंगे और फिर वैल्यू निकालने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, कंसिडरेशन से शुरू करते हैं अपनी बात। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, देखो, एटम में, इन द हाइड्रोजन एटम, सेंटर में हमें पता है सिर्फ जो है वो एक प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है ना? और कितना है, तो इसके जो होता है चार्ज, उसको हम ZE से शो करते हैं। जबकि Z आपको पता है, व्हाट इज Z? Z होता है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन, जैसे कि आप जानते हैं, वो बराबर होता है 1 के। तो बहरहाल इन दी एंड उसमें हमने 1 तो पुट करना ही है, लेकिन चार्ज जो है वो E के बराबर होता है और ये Z जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है जिसके पास को चार्ज जो है वो बराबर होता है E के। और ये किसी ना किसी डायरेक्शन में एक वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा होता है। और लेट से जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको शो कर देते हैं M से। तो अभी तक की हमारी कंसिडरेशन क्या है? M हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और हम एनर्जी मालूम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो है आपने याद रखनी है कि लेट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है, इज ई से शो कर देते हैं टोटल एनर्जी को। तो वो जो टोटल ई है वो बराबर किसकी होगी? दो ही किस्म की एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास जब वो किसी ऑर्बिट में होता है। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? लेट से ये हो गई हमारी मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। यानी कि एनर्जी फाइंड करनी है तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहली बात, जब भी आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी का तो एक ही फॉर्मूला है हर केस के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे इलास्टिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब सिर्फ पता है क्या है, पिछली वाली डेरिवेशन आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, और मैंने उस डेरिवेशन में बताया था एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उस डेरिवेशन के अंदर हमारे पास एक पॉइंट आया था कि जो mv²/r था वो बराबर आया था ZE²/r² के। एक स्टेप आया था ये कि जो mv²/r है, जो हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बराबर किया था। अगर नहीं बात याद तो वाला लेक्चर जाके देख लो, 1-2 मिनट की बात है, क्लियर हो जाएगा कि ये वाले स्टेप में कौन सा कह रहा हूं। तो वहां पे mv² बराबर था ZE²/r² के। तो अगर मुझे सिर्फ mv² की वैल्यू चाहिए तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको हवाला दिया, यहाँ पर हमें मालूम है mv² बराबर होता है ZE²/1r के। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो mv² की जगह पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? देन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 एज इट इज। और ये जो लिखा हुआ था mv², इसकी जगह पे हम लिखेंगे ZE²/r इंटू ZE²/r। तो रीअरेंज कर लो अगर, तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी यहाँ पे ZE²/2r के बराबर। यानी पहला काम हो गया हमारा। टोटल एनर्जी मालूम करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम होनी चाहिए थी, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई ZE²/2r। अब काइनेटिक एनर्जी आ गई तो थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ये आ गई हमारे पास फॉर पोटेंशियल एनर्जी।
तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपका जवाब था mgh तो आप बिल्कुल गलत थे। mgh नहीं होता, mgh ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है। असल में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ पे मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी दरअसल वर्क के बराबर होती है, और ये जो वर्क है ये ग्रेविटेशनल फील्ड में डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। वैसे तो इसको सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक है उसमें ड्राइव किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, लेकिन आपको मैं जस्ट उसका फॉर्मूला बताऊंगा कि वो जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो ये जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है माइनस, एक तो नेगेटिव होती है पोटेंशियल एनर्जी, और होता है KQ² ओवर आर के। ठीक है ना, जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का वो है -KQ² ओवर आर। लेकिन ये जो के की वैल्यू है, क्योंकि हम लोग CGS सिस्टम को यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो CGS सिस्टम में के बराबर होता है 1 के। और फिलहाल हमारे पास जो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज जो है ये Q² है ना, तो उसमें से जो एक चार्ज है वो तो हमें पता है बराबर है ZE के, और जो दूसरा चार्ज है वो बराबर है E के। जो Q² है इसके अंदर दो चार्जेस है ना, तो एक ZE हो जाएगा प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए E हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या फॉर्मूला बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -ZE²। ठीक है ना, ZE से मल्टीप्लाई हुआ तो ZE² ओवर बराबर है R के, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही होती है। तो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का भी है, पोटेंशियल एनर्जी का भी है। नाउ इन वैल्यूज को हमें पुट करना है इक्वेशन 1 में। पुटिंग दीज वैल्यूज, काइनेटिक एनर्जी की एंड पोटेंशियल एनर्जी की, इन इक्वेशन नंबर 1। कौन सी वाली इक्वेशन थी? ये वाली इक्वेशन थी। यहां पर पुट करेंगे काइनेटिक की जगह पोटेंशियल की जगह। तो हमारे पास एनर्जी का आंसर क्या बनेगा? एनर्जी का आंसर बनेगा हमारे पास E इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू, पहले काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई थी ZE² ओवर 2R के बराबर। फिर प्लस पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आई है -ZE² ओवर R के बराबर। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एनर्जी का आंसर आएगा यहाँ पे ZE² ओवर 2R माइनस ZE² ओवर R। ठीक है भाई, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2R के बराबर। ये एज इट इज आएगा ZE², और यहाँ पे हो जाएगा 2ZE का स्क्वायर। ठीक है, 1 में से 2 माइनस किया, क्या आंसर आया? 1 में से 2 माइनस करके, 1 में से 2 माइनस किया हमने, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 1, यानी कि माइनस का ZE², और अपॉन में पहले से क्या लिखा हुआ है? 2R। ठीक है ना, 1 - 2 माइनस का 1, तो इधर माइनस आ गया। ये आ गई हमारे पास एनर्जी के लिए एक वैल्यू। लेकिन देखो Z तो हमें पता है, फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1। E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, हम जानते हैं क्या वैल्यू है। प्रॉब्लम ये है कि हमें R की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ R, और R की वैल्यू याद है, लास्ट डेरिवेशन हमने की है रेडियस के लिए, तो रेडियस बराबर होता है N² H² ओवर 4π² M ZE²। ठीक है ना, ये जो वैल्यू है वो हम R की जगह पे पुट करेंगे। देयरफॉर जो हमारी एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा, माइनस साइन अपनी जगह पर है, ZE² अपनी जगह पर है, और अपॉन में ये कंप्लीट वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू लिखी हुई है अपॉन में? 2। ये जो 2 लिखा हुआ है इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ओवर ये पूरी R की वैल्यू। R की वैल्यू है N² H² ओवर 4π² M ZE²। ओके, और कैंसिलेशन करके डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो पहली बात यहाँ पे कैंसिलेशन क्या होगी? 2 1 ज़ा 2, और ये हो गया 2 2 ज़ा 4। डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में जाएगी, लेकिन हाँ साइन नेगेटिव ही रहेगा। सबसे पहली बात, ये जो नीचे फैक्टर्स बचे हैं 2π² M Z स्क्वायर, Z का स्क्वायर हो जाएगा, एक Z ये है, एक Z ऊपर लिखा हुआ था, Z का स्क्वायर, और E का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो E की पावर हो जाएगी 4, डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या बचा? अपॉन में बचा N² और H²। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आई है, इस एक्सप्रेशन की खास बात यह है कि ये हमें दे सकता है दिस इज
द एक्सप्रेशन, ये वही एक्सप्रेशन है जो एक्चुअली हमें ड्राइव करना था। ये एक्सप्रेशन है किस चीज का? एनर्जी का। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की, इन एनी ऑर्बिट, जो किसी भी ऑर्बिट के अंदर होती है, ठीक है ना। और अगर हम किसी भी ऑर्बिट की वैल्यू के लिए यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पहले ऑर्बिट के लिए चाहिए तो इनकी जगह 1 पुट करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा, प्लैंक की कांस्टेंट की जगह पर m आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, पावर 4 लेंगे तो हमें एक ऑर्बिट की एनर्जी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऑर्बिट के लिए एनर्जी समझा देता हूँ कि एक ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितनी आती है, ठीक है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालना सिखा रहा हूँ। फर्स्ट की आ जाएगी तो बाकी सब की भी आ जाएगी। अगर हम फॉर्मूले को यूज करें तो फॉर्मूले के अंदर हमने देखा क्या क्या मौजूद था। ऊपर लिखा हुआ है 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर E4, तो एनर्जी आ जाएगी और आएगी नेगेटिव में, ये बात याद रखना। -2 पाई का स्क्वायर यानी कि 3.14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इनटू क्या वैल्यू है? वैल्यू है m की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हम पुट करते हैं ग्राम्स में, कितना होता है? 9.11 10 रेज टू द पावर -28 ग्राम। और क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है m, तो हमने m लिख दिया। उसके बाद z का स्क्वायर आएगा, z का मतलब 1, और इसका स्क्वायर भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लिखा हुआ है आगे e की पावर 4, e यानी कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि हम ESU में मेजर करते हैं, वो है 4.802 10 रेज टू दी पावर -10, और इसकी पावर हमें करनी पड़ेगी 4। ये आ गई ऊपर वाली सारी वैल्यूज। डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या लिखा है? डिवाइड में लिखा है n स्क्वायर एच स्क्वायर। तो क्योंकि पहले ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं तो n का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और h जो कि होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 10 रेज टू दी पावर -27 अर्क सेकेंड के बराबर। तो ये h का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो देखते हैं एनर्जी का आंसर आता है। ये आंसर आएगा हमारे पास माइनस का 2.176 10 रेज टू दी पावर -11, और यूनिट जो है वो हमने अर्ग यूज करना है यहाँ पर। बट ये क्योंकि समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो ज़्यादा बेहतर ये है कि इसको हम लिखें इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें ज़रा मेजर करना आसान हो जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको ये फैक्टर याद रखना पड़ेगा। फैक्टर है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 10 रेज टू दी पावर -12 अर्ग्स की, ठीक है ना। तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है -2.176 10 रेज टू दी पावर -11, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम डिवाइड कराएंगे 1.602 10 रेज टू दी पावर -12 से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, नेगेटिव तो चला आ रहा है, ये है 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्चुअली हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी होती है -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, कांस्टेंट वैल्यू है। और सारे कांस्टेंट्स को अगर हम पुट करें तो यही वैल्यू कंटिन्यू होगी। लेकिन क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि हमें nth ऑर्बिट के लिए आंसर चाहिए होता है, तो फॉर nth ऑर्बिट बाकी सब सॉल्व करने के बाद, यानी कि ये जो En में लिख सकता हूं, और नेगेटिव में आंसर आएगा। ऊपर का आंसर आ गया है 13.5 डिवाइडेड बाय, सिर्फ और सिर्फ आप जो फॉर्मूला देखोगे उसमें ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, सिर्फ ये n डिसाइड करेगा, बाकी सबको तो सॉल्व कर चुका हूं मैं। तो डिवाइड में हम लिख देंगे यहाँ पर n का स्क्वायर, यानी कि इस फॉर्मूले के जरिए आप हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को फाइंड कर सकते हो, यानी कि उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड कर सकते हो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गई होगी। कुछ फिजिक्स को मैंने शामिल किया, वरना स्टूडेंट जो है बस इसको ऊपरी तौर पे समझते हैं तो जाहिर सी बात है वो बात पक्की नहीं हो पाती। और अगर कोई कंफ्यूजन है इस डेरिवेशन के अंदर तो बिल्कुल आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।